टायर है, वाओ यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। देखो एक्सपेंसिव तो है, मेंटेनेंस जो है वो इसका हाई है, इस बात को दिमाग 21,000 किलोमीटर में 1 लाख प्लस का पेट्रोल है। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवर ब्लॉग। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो भाई आज मेरे सामने गाड़ी है ड्यूक 390। एक भाई बहुत अच्छी बाइक है और ये हमारी बाइक जो ओन करते हैं वो है भाई प्रीत भाई। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 390 के ओनरशिप की, कि उन्होंने कितने टाइम हो गया उनको लिए हुए और वो कितनी बाइक चला चुके हैं। वैसे मैं बता देता हूँ 21,000 के आसपास वो ये बाइक चला चुके हैं। हाँ, 21,522 किलोमीटर और बहुत अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है। तो आपको एक ओनरशिप रिव्यू ना बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको, जिसमें उन्होंने सब चीज़ें वाकिफ़ हो चुके हैं वो इस बाइक से। तो बुलाता हूँ भाई प्रीत भाई से। प्रीत भाई क्या हाल है? बहुत बड़े कॉल भाई, आप बताओ। इधर ही आ जाओ। इधर ही? हाँ ओके। तो प्रीत भाई थैंक यू भाई, टाइम निकाला आपने। अरे भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम में हमारी कोई बात नहीं है। चलो हाँ। तो आज भाई इस बाइक के बारे में आप मुझे बताओ, कब ली थी आपने? क्योंकि आपका ओनरशिप मेरे चैनल पे पहले भी है। अच्छा, पर मैं चाहता हूँ कि वो कम किलोमीटर पे था। मैं चाहता हूँ कि अब एक लॉन्ग टर्म पे मिल जाए। लॉन्ग टर्म, बिल्कुल। तो मेरे को बताओ भाई, आपने ये बाइक कब ली थी? कितने साल हो चुके हैं अब आपको लिए इसको ना अभी नवंबर में 2 या 3 तारीख को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल मैंने complete हो 2021 में ली थी। अच्छा, 2021 में ली थी। शायद से 2 नवंबर को ली थी मैंने, 2 या 3 नवंबर को। अच्छा, आपने 21,000 किलोमीटर चला चुके हो। हाँ ठीक है, कितने ट्रिप कर चुके होगे लगभग अभी तक? अभी तक इस पे ट्रिप की अगर बात करी जाए तो देखो काउंट कर लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं इसको मनाली लेके गया था, पर मैंने नहीं चलाई थी वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे भाई ने चलाई थी। उसके बाद मैं इसको केदारनाथ लेके गया, फिर उसके बाद दोबारा मनाली, मैक्लोडगंज पूरा सर्किट करके आया, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, माणा गाँव का पूरा सर्किट करके आया। तो ये सारे ट्रिप करे हैं मैंने इस पे। अच्छा ठीक है। तो भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले ना आप भाई मेरे को ये बताओ क्या क्या आपको दिक्कतें फेस करने को मिली है इस बाइक से? दिक्कत किस वे में पूछना चाह रहे हो? कि चलाने के वे में, जैसे वाइब्रेशन हो गई, हीटिंग हो गई, क्या क्या दिक्कतें, मतलब सर्विस के अलावा आपको क्या क्या इसका खर्चा पड़ा है? सर्विस के अलावा हाँ, कोई खर्चा नहीं। कोई खर्चा नहीं पड़ा? मतलब कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि यार ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई है? नहीं, कुछ खराब ही नहीं हुआ। अच्छा, सब स्टॉक चल रहा है जो आया है। और वो ब्रेक पैड? ब्रेक पैड की अगर बात बताऊं तो ब्रेक पैड घिसते हैं इसके 10,000 किलोमीटर पे। हाँ हाँ 10,000 12,000 किलोमीटर निकाल देते हैं। 3,000 का ब्रेक पैड आता है अगला। जब पहले आया था तब शायद से 2,200-2,500 रुपये का था। फिर अब आज की डेट में 3,000 का आता है आगे का ब्रेक पैड, पीछे का आता है 450-500 का। लाइफ की बात करूँ, दोनों ब्रेक पैड की अगर लाइफ की बात करी जाए तो आराम से 10-12,000 किलोमीटर ईजिली निकाल देते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी चीज़ जिससे मैं थोड़ा अनोइंग है या फिर थोड़ी सी परेशान करने वाली है लॉन्ग ट्रिप्स पे, तो वो एक चीज़ है, वो जो अब नई वाली ड्यूक में KTM ने सुधार दी है, वो है इसकी सीट। थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है। अगर जैसे लॉन्ग राइड आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, जैसे आप V3 चला, मतलब ये क्या V3 चला रहे हो, मेरे पे V3 थी, तो इसकी सीट बहुत अच्छी थी। हाँ। मैं इस बाइक से जब इस पे आया था तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरा रोना ना यही था कि यार सीट कितनी बुरी है यार, सीट बहुत कठोर रहेगी मतलब। और जब इसको लॉन्ग ट्रिप पे चला रहा होता हूँ, मान लो 50,000 नहीं, पहले ऐसा था कि 40-50 किलोमीटर के बाद ये लगता था कि यार एक हॉल्ट होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए, अब दर्द हो रहा है, अब नहीं चलाई जा रही। अब ऐसा हो गया कि 100-120 किलोमीटर चला लेता हूँ सिंगल रन। आदत हो गई ना, आदत हो गई है, वो एक चीज़ है बस। एक ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको मैं क्रिटिसाइज करूँगा। ठीक है। और भाई हीटिंग का क्या है? मतलब 390 सीसी की है, 373, तो हीटिंग का क्या है? हीटिंग ठीक है, हीटिंग में कोई इशू नहीं है मेरे को। क्योंकि जैसे मैंने एक ओनर से सुना था जो ड्यूक 200 होती है, उसमें वो बोलते हैं बहुत तगड़ी हीट है भाई, क्योंकि सारा का सारा बेंड पाइप भी यहाँ से निकल रहा होता था। जिनमें ऊपर से बेंड पाइप जा रहा था उनमें हीट का जेन्युइन इशू था। मैंने एक सब्सक्राइबर भाई की BS4 390 का वीडियो करा था। उसमें हुआ कि उसमें बेंड पाइप ऊपर से जा रहा है, तो मेरा पैर यहाँ से मुझे फील हुआ कि जल रहा है। बट अगर मैं वहीं अपनी बाइक की बात करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि हीटिंग मैनेजमेंट पता है कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, ऐसे मैं अपनी बाइक पर नॉर्मल चल रहा हूँ, रेडिएटर जब ऑन होगा यहाँ से, जब इसका फैन ऑन होगा तो हवा, एक तो हवा जाएगी इधर की तरफ, तो मेरे पैर पे नहीं आएगी, नेकेड आएगी, और इस वजह से भी थोड़ा हीटिंग में बच जाता है। सेकेंडली, अगर आप एक बार इधर की तरफ से दिखाओगे, इधर की तरफ से जब हवा आती है ना, तो इधर की तरफ से नीचे से यहाँ से हवा निकल के जाती है कहीं से, इस जगह से, तो मेरे दोनों पैर बच जाते हैं। हाईवे पे हीटिंग का कोई पंगा नहीं होता। अगर हाईवे पे चला रहे हो तो पता भी नहीं चलता गर्म है नहीं है। सेकेंडली, मैंने इसके अंदर जो कूलेंट है वो परफॉर्मेंस वाला डलवा रखा है, मोट्यूल का हाइब्रिड जो कूलेंट आता है वो डलवा रखा है। नॉट स्पॉन्सर्ड, खैर कर देना चाहिए मोट्यूल को। तो इसके अंदर मैंने हाइब्रिड वाला कूलेंट डलवा रखा है, जिससे कि इसका फैन भी बहुत ज़्यादा देर के बाद चलता है, और हीटिंग का ऐसा हिसाब है कोई खास गर्म नहीं होती है। मे भी आपका ऑल भाई चलाओ, आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा यार गर्म हो रही है, बट अगर मैं बताऊँ, मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है इसका नेचर क्या है, तो गर्म मुझे इतनी ऐसा नहीं लगती है। एक नॉर्मल गर्म होना, 400 cc का इंजन ठीक है, दैट्स इट, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉब्लम हीटिंग जब होती है जब ये बंद हो कहीं रोड पे खड़ी हो जाती है, कभी कहीं खड़ी नहीं हुई, कभी गर्मी खड़ी कितनी नहीं है हुई। आपके सामने है। हाँ बिल्कुल। वाइब्रेशन का बताओ भाई, हैंड कहाँ तक वाइब्रेशन फील होती है या है ही नहीं? वाइब्रेशन का देखो ऐसा है, जब तक ये बाइक नहीं रहेगी, अगर आप केटीएम कोई बाइक खरीद रहे हो RC जब तक न्यू रहेगी, मान लो 2000-4000 किलोमीटर चलेगी, तब आपको थोड़े वाइब्स फील होंगे। बट जैसे जैसे इंजन चलता जाता है ना, स्मूथ होती चली जाती है। और इंजन ऑयल भी मैंने इसके अंदर 300 भी डलवा रखा है, तो वो वाइब्रेशन को और घोल के पी जाता है। तो अगर मैं इसको आज की डेट में छठे गियर पे 80 पे चला रहा हूँ तो मुझे 1% वाइब्रेशन नहीं आती, ऐसा भी नहीं लगता इंजन स्टार्ट है या नहीं है, क्योंकि इतना स्मूथ है, इतना रिफाइंड हो चुका है ना अब इंजन, अब मज़ा आता है चलाने में। बट हाँ, वहीं पे अगर 7100 डल रहा होता तो उसमें थोड़ी बहुत मुझे वाइब्रेशन पता चल सकती थी। तो मैं बोलूँगा वाइब्रेशन जितनी इसके अंदर आती है वो एक फीडबैक की तरह काम करती है। एक बाइक के अंदर थोड़ा सा मतलब यार इंजन है तो थोड़ा बहुत आनी चाहिए, वो चीज़ है, ओवर नहीं है बिल्कुल भी। ओवर नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भाई ये बताओ, आपने सर्विस अभी तक कितनी करवा चुके हो? आपने कंपनी से क्या सर्विस कितनी करवाई थी और क्या प्राइसेस आए थे? कंपनी से तो मैंने सिर्फ 3 सर्विस कराई थी जो फ्री होती है। फ्री वाली सर्विस इसकी हुई थी मेरी 2200 फिर जब मैंने पेड सर्विस कराई तब मेरी होती है 5000, 7000, 8000 इतने की। और ड्यूरेशन क्या होता है सर्विस का? ड्यूरेशन रहता है 5000, 5500 किलोमीटर पे करा लेता हूँ मैं। 5000, 5500, ठीक है। कराने को 4 पे भी कराते हैं लोग, पर मेरा इंजन ऑयल जो है उसकी लाइफ इतनी रहती है कि वो 8000 किलोमीटर तक चल सकता है, पर 8000 तो ओवर ही हो जाएगा, तो इंजन की जान निकालने वाली बात होगी। तो मैं 5000 का मैं मान के चलता हूँ, 5 पे करा लूँगा, पर कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर चल जाती है तो 5, 5.5 के बीच में करा लेता हूँ। ठीक है। अब बताओ भाई, आपने हमेशा बोला है कि ये गाड़ी आपका खून पीती है, वो कैसे? पेट्रोल बहुत पीती है भाई ये। देखो 21,000 किलोमीटर में कम से कम 1 लाख प्लस का पेट्रोल डल चुका है इस बाइक में। 21,000 किलोमीटर में 1 लाख प्लस का पेट्रोल, प्लस का पेट्रोल। हाँ, वो ऐसे देखो आप आपका ऑल भाई खुद कैलकुलेट कर लो। अगर मैं किसी भी रोड ट्रिप पे जाता हूँ ना, 1000 या 1200 किलोमीटर की रोड ट्रिप है, तो 1000 किलोमीटर में मेरा मोटा मोटा 5000 का पेट्रोल चला ही जाता है, ठीक है। तो 10,000 किलोमीटर में 50,000 का हो गया, 20,000 किलोमीटर में 1 लाख का हो गया, और 21,000 कुछ चल चुकी है, वो आपके सामने है। तो भाई ये वही है रील वाला हिसाब कि बाइक ऐसी लो कि पेट्रोल पंप पे ही मिलो आप। और क्योंकि इसके अंदर अगर मैं जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोल डलवाता हूँ 800, 900, 1000 का या फुल इतने पेट्रोल डलवाता हूँ मैं, उसमें ये रेंज देती है मेरे को, मेरे राइडिंग स्टाइल पे रेंज आती है 200-220 किलोमीटर की एक सिंगल टैंक पे रेंज आती है, और एक टैंक फुल होता है ऑलमोस्ट 1000 रुपये का, 1100 रुपये का। तो बाकी वही है, एवरेज कम है कि इसकी, और देखो एवरेज कम है इसकी, और मैं डेली चलाता हूँ इस बाइक को। मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं सेकेंडरी कोई बाइक रख रहा हूँ, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पे, तो मैं इसको डेली चलाता हूँ। तो डेली चलाने के मामले में वहाँ पे भाई मैं इसमें मैक्सिमम एक दिन छोड़ के एक दिन 1000 का पेट्रोल डलवाता हूँ। एक दिन छोड़। एक बारी भाई आप मेरे को बैठ के बताओ कि आपकी हाइट कितनी है? 5'10" होगी यार, 5'10" होगी। 5'10", ठीक है। तो एक बारी बैठ के दिखाओ कि आपके पैर पूरे आ रहे हैं। फ्लैट आते हैं मेरे तो। हाँ, आपके तो भाई पूरे आ रहे हैं पैर, ठीक है। और मतलब आपको दिक्कत सीट हाइट की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगती है? नहीं है ना? मेरे को थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि किसी बाइक पे सीट हाइट की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? अच्छा चलो, ये भी बढ़िया है। भाई विजिबिलिटी का बताओ, लाइट की विजिबिलिटी कैसी है इसके? क्योंकि आपने तो एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, मैं समझ ही गया उससे भाई। लाइट की विजिबिलिटी जो है वो पता है कैसी है, वाइड तो काफ़ी है, बट गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से ना कंपनीज को जो LEDs हैं उनको और ब्राइट नहीं कर सकती हैं, तो उसको भी देखो कंपनी को भी गवर्नमेंट के नॉर्म फुलफिल करने हैं, और हमें भी टूरिंग करनी है, तो टूरिंग में ये लाइट इतनी कामयाब नहीं है, ऑक्सिलरी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है यार कि ऑक्सिलरी लाइट्स की वजह से ना बैटरी में दिक्कत आती है। वो थोड़ा सा होता क्या है, लोग क्या करते हैं, चाबी ऑन कर ली, आप बाइक स्टार्ट नहीं करी और लाइट ऑन छोड़ रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप स्टार्ट करते टाइम पहले इनको लाइट को बंद करो, स्टार्ट करके फिर इस लाइट को ऑन कर लो, कोई कुछ नहीं दिक्कत आएगी। मैं इस लाइट को कम से कम भी नहीं तो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो मेरी बैटरी जो है 2 साल पुरानी हो गई, जब जैसे आपकी बाइक है कंपनी से जो वोल्टेज आते हैं, लगभग इन बाइकों के वोल्टेज 13.9, 14.1 के आसपास रहते हैं। देखो वोल्टेज चेक करो, मेरी बाइक की वो बैटरी चेंज हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ। कहाँ आते हैं इसके वोल्टेज? ये रही ना बैटरी 12.7। देखो 12.7 है, स्टार्ट करो, 12.4 गई, 13.9 और ऑक्सिलरी लाइट भी है और सब कुछ है। तो एक तो चाबी ऑन नहीं छोड़नी चाहिए नेसेसरी, और जब स्टार्ट करते हो ना तो आपके वापस वोल्टेज ऊपर आ जाता है, और मेरी नई जो बैटरी आई थी वही चल रही है। अच्छा ठीक है। बाकी आप यार राइडिंग सीट का तो बता चुके हो कि आपको अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो, बट पिलियन सीट के साथ कभी बैठे हो पिलियन पे? हाँ पिलियन थोड़ा सा बैठा हूँ, ज़्यादा नहीं बैठा हूँ, पर यह मार देती है भाई, पत्थर है वैसे भी। किसी को सजा देनी हो ना पीछे बैठा लो, ये भी दुश्मन आगे निकाल लो पीछे बैठा लो। भाई है इसकी ना बहुत हार्ड है, अभी मैं भी चलाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सीट में थोड़ा सा मतलब कंफर्ट होना चाहिए था। कंफर्ट। सस्पेंशन के बारे में बताओ भाई, कैसा है सस्पेंशन? 10 on 10। 10 on 10 मतलब सस्पेंशन के बाद मतलब ये लगा लो WB की सस्पेंशन ने मेरी इस लेवल की आदत ख़राब करी है,
छोटे मोटे गड्ढों को तो गड्ढे ही नहीं समझते, मैं ऐसे निकालती हुई ले जाता हूँ। और इसे चलाने के बाद मान लो ऐसे R15 या RS वगैरह चला रहा हूँ, फिर आदत तो वही है ना, एक माइंड सेट है कि अरे मेरी तो यूं ही निकल जाएगी, और वो गड्ढे में खड़खड़ाती हैं। हाँ बिल्कुल वो होता है भाई। अभी आप ओनरशिप लोगे मेरा, मैं बताऊंगा अपने दर्द। वो एक चीज़ मतलब थोड़ी सी ना, वो एक थोड़ी आदत खराब करी है इसके सस्पेंशन ने मेरी, कि मैं गड्ढे में स्लो नहीं करता, ऐसे निकाल देता हूँ। ये भी सही है। बाकी भाई क्लच के बारे में बताओ, टाइट है तो दिक्कत नहीं, क्लच अच्छा है, क्लच अच्छा, स्लीपर क्लच है, अच्छा स्लीपर क्लच है। हाँ, अभी इसके क्लच की जो वायर है मुझे लगता है सर्विस पे चेंज होनी है, दबा के देखो, थोड़ा सा आपको टाइट फील हो सकता है, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है वो इसकी वायर चेंज होनी है, क्योंकि 20-21 हज़ार चल गई। ऐसा नहीं होता है इनको, मतलब लोग क्या सोचते हैं जब टूट जाएगी तभी चेंज करानी है, नहीं, इन चीज़ों की भी लाइफ रहती है। 20 हज़ार चल गई, 20 हज़ार रुपये मैं से चेंज करा दूंगा। बट वैसे मैं एक फैक्ट बात बताऊँ, मैं क्लच दबाता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, बस पहला गेयर डाल के चल दिया, फिर तो क्विक शिफ्टर है, ऊपर नीचे जैसे मर्जी वैसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं ड्यूक में डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते, आप चलाओगे डाउन शिफ्ट करना मस्त होते हैं एकदम। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आते 21 हज़ार में मुझे आती तो सही, हाँ बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चलती है एकदम चकाचक। अच्छा भाई, टायर की आपने टायर चेंज करवाए थे? ये तो H1 मैंने चेंज करा रखा है। इसके अंदर कंपनी देती है जो KTM से आता है, वो आता है मेटजेलर, बहुत अच्छा टायर है, परफॉर्मेंस उसकी बढ़िया, उसकी एनी टाइम एनी डे मच बेटर है इस टायर से, इससे बढ़िया है। और मैं नेक्स्ट टाइम अब इसके अंदर वापसी मेटजेलर ही डालूंगा। मेरे को मेटजेलर मिल नहीं रहा है, मेटजेलर की कॉस्ट है लगभग 16,000 रुपये का, और अमेजोन पे मिल रहा है वो 22,000 का। तो वहाँ से फिर मैं 22,000 का इस वजह से नहीं ले रहा यार, 22,000 का लेना होगा पिरेली डाल लूंगा। हाँ 22,000 में तो पिरेली भी आ जाएगा, फिर मैं मेटजेलर को डालूंगा और अच्छा डाल लूंगा फिर तो मैं। तो वही अगर मेरे को कहीं से मेटजेलर सही प्राइस पे मिल जाए, 14-15 हज़ार रुपये का, 16,000 का मिल जाए, तो मैं मेटजेलर डालूंगा। वो टायर भाई मतलब यार ऐसा टायर है, वाओ यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, इतना बेहतरीन टायर है। मैंने उससे ना केदारनाथ का ट्रैक करा हुआ है, पूरा मनाली करा हुआ है, बारिश में करा हुआ है, कहीं नहीं जाता भाई, दिल्ली से ऋषिकेश तक कॉन्टिन्यूस फुल बारिश में बाइक को 120-130 चला के लेके गया हूं मैं। अब आप देख लो फिर, और बाइक इतनी सी भी अगर स्किड मार जाए, अगर इतनी सी भी यूँ कहते मालिक में स्किड मार दूँ तो बात है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल कोई राइडिंग मोड्स नहीं है, जो भी कुछ है मेरे हाथ में है। बस एक ABS, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरी रॉ आएगी, अब मतलब मालिक के हाथ में चलेगा जो चलेगा, कहीं नहीं जाता। और वो लो प्रोफाइल टायर है भाई, बहुत अच्छा चलता है, पर्सनली मतलब आई एम लविंग इट। बाकी ये बताओ यार, अब ब्रेकिंग कैसी है इसकी? आपने अभी बात करी थी, ब्रेकिंग एक नंबर है, 10 सेगमेंट में इससे अच्छी ब्रेकिंग नहीं है किसी की। 400 सीसी में कोई भी बाइक ले आओ, सिंगल सिलेंडर, डुअल सिलेंडर, जो मर्जी वो बाइक ले आओ, KTM से अच्छी ब्रेकिंग किसी की नहीं है। RC 390, ड्यूक 390, बेस्ट ब्रेकिंग एवर। हाँ बस ऐसी नाम से ऐसी बदनाम कर रखा है, वरना बाइक बहुत बढ़िया है भाई। बाइक देखो इतनी बढ़िया, अब आपके सामने है, देखो मैंने 21,000 चला लिया, ठीक है, अब मैंने 3-3.5 लाख रुपए खरीदते टाइम खर्च करे, उसके बाद जो सर्विस पे पैसे खर्च करता हूँ वो होते हैं। कोई देखो मेरे को प्रीमियम पार्ट होने का इतना फायदा है, कोई आज तक मेरे को पार्ट फेलियर नहीं है, टचवुड। सबसे बढ़िया दूसरी चीज, बाइक ने कहीं मुझे रोड पे धोखा नहीं दिया। एक बार इसका रेडिएटर फट गया था केदारनाथ वाले ट्रिप पे, वो एक ऐसी चीज है, वो किसी भी बाइक की फट सकती है। मैं मानता हूँ बाइक में पार्ट फेलियर नहीं हुआ है, वो तो पत्थर लगा उसकी वजह से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब इसके अंदर राइड बाय वायर है, अब इसके अंदर तार नहीं होती है राइड बाय वायर में ना, इसमें सेंसर बेस होता है। अब कहीं पे इसका सेंसर खराब हो जाए तो थ्रोटल ही नहीं लेगी, पर वो जो राइड बाय वायर का इसका जो सेंसर है लगभग 25,000 रुपये कॉस्ट करता है वो। अब वो अच्छी चीज़ KTM लगा के दे रहा है, तो भाई वो लॉन्ग टर्म में जाके खराब नहीं होती है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो फुल मजे करें इस पर। मेरा ऐसा नहीं मानना है कल अगर चीज़ खरीदी है, मैं ये नहीं कि 60, 70, 80 चलाना है भाई, पूरा फुल मजे लो इसके, फुल मजे। पैसे किस बात के लिए खर्च करें, बिल्कुल और तो भाई और कुछ बताओ मुझे जो आपको या इस बाइक के बारे में अच्छी चीज लगी हो। अच्छी तो आपको भाई सारी लगी है ना? इस बाइक की सबसे अच्छी चीज ये है कंवल भाई, जैसे आप लॉन्ग राइड करके आते हो, हाँ। आप R15 पे अपनी लॉन्ग राइड करके आए, हाँ। मान लो आपने लॉन्ग राइड पे मोटा 1000 किलोमीटर चला के आए हो, दिल्ली आने के बाद फिर आपका क्या मन करता है बाइक चलाने के लिए? कुछ टाइम तक ऐसा रहता है कि थोड़ा बाइक नहीं चलाते, रेस्ट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। इस बाइक से आप 1000 या 2000 किलोमीटर की राइड करके आओ, और आने के बाद आपको ना, अगर मैं कहूँगा कि कंवल भाई चलो यार 100 किलोमीटर चल रहे हैं बाइक से, आप कहोगे चलो, हाँ ड्यूक उठा के आप कहोगे चलो। एक बंदे को एक वो होता है ना कि यार अब मैं बस बोर हो गया इस चीज़ से, वो चीज़ नहीं हो गई यार। मैं 2 साल से चला रहा हूँ, मैंने कई बार सोचा है कि यार इसे बेच देता हूँ, चलो अपग्रेड करते हैं। ये ऐसी चीज़ है भाई बेचने नहीं दे रही खुद को, क्योंकि आपके पास तो V3 भी थी। मैंने V3 बेच दी, और इसको देखो रख रखी है, और इसको अभी भी मेरा बेचने का मन नहीं है। नई वाली ड्यूक देखने के बाद मैंने सोचा यार बेच देता हूँ, पर ये चीज़ ऐसी है, कहती है नहीं भाई रख तू, मुझे बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डुकासुर को नहीं बेचना, डुकासुर को नहीं बेचना यार, मतलब मन सा नहीं भरता। ऐसी चीज़ है कितनी भी चला लो, ये नहीं लगता कि यार अब तूने बहुत बाइक चला लिया, अब छोड़ यार, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, नहीं।
कहती है चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। कोई बाइकें है होती है भाई ऐसी कि ना मन नहीं करता उनको बेचने का। एग्जैक्टली बस वही एक चीज़ है। देखो कभी कोई मेरे को अननेसेसरी खर्चा नहीं कराया। जो नॉर्मल खर्चा होता है 7-8-10 हज़ार रुपये की सर्विस जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव, वो मेरी वजह से होती है क्योंकि मैं प्रीमियम पार्ट थोड़ा सा डलवाना, परफॉर्मेंस वाली चीज़ डलवाना पसंद करता हूँ, वो एक रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना इंजन ऑयल तो इसके अंदर डलवाने को मैं कितने का डलवा सकता हूँ, शायद 1700-1800 का भी डल जाएगा, पर मैं डलवाता हूँ 2200-2400 रुपये कॉस्ट करता है। तो वैसे ही करके छोटी छोटी चीज़ों पे मेरी जो सर्विस कॉस्ट है थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो भाई देखो एक्सपेंसिव तो है, मेंटेनेंस जो है वो इसका हाई है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर लेने का प्लान कर रहे हो, डेली चलाने का सोच रहे हो, तो ये याद रखना एक महीने में डेली चलाने में मोटा मोटा डिपेंड करता है रनिंग कितनी है, 10 से 15 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल ही जाएगा आपका। अगर रनिंग ज़्यादा है तो और ज़्यादा भी जा सकता है। और दूसरा मेंटेनेंस में मेन इसकी सर्विस मारेगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि KTM की जो सर्विस है एक्सपेंसिव है। होता क्या है, जैसे मान लो कॉल भाई मैंने पहले इसकी अब सर्विस कराऊंगा, इस सर्विस पे इसका फॉर एग्जांपल मान लो मैंने टायर चेंज करवा लिए और सर्विस करा ली, 17-18 हज़ार रुपये गए मोटे। बिल्कुल। उसके बाद अब नेक्स्ट सर्विस आएगी, नेक्स्ट सर्विस पे इसका चेन सेट जाने वाला हो रहा होगा, हाँ, और ब्रेक पैड जाने वाला हो रहा होगा, हाँ, तब वो और खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं 5,000 पे नेक्स्ट सर्विस कराऊंगा, फिर टायर जाने वाले हो रहे होंगे। तो इस हिसाब से जो इसकी सर्विस है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी भाई, ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, कितना अच्छा है? मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी थोड़ी कम है। अगर अकेले चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये सामने ब्रेकर है ना यहाँ पे, आप और मैं हम 2 जने बैठ के उतरेंगे। अब तो मैं इतना टाइम से चला रहा हूँ तो मेरे को तो आइडिया हो गया, मुझे तो पता है किस पे टकराएगी किस पे नहीं टकराएगी। अगर कोई न्यू बंदा होगा तो वो इस पे भी टकरा देगा, मैं उतारूंगा तो इस पे शायद नहीं टकराएगी, क्योंकि मैं स्पीड उतनी कर लूँगा। ठीक है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, बट मैं मानता हूँ इन्होंने हीटिंग सुधार के ग्राउंड क्लियरेंस बिगाड़ी है, चलेगा। वो जो टांग जलाने वाली चीज़ थी ना, वो नहीं है। नीचे से पाइप जा रहा है, जाए सारा टकराता है, टकराए ठुकराए ठुके, हमें टांग नहीं चलनी चाहिए। तो वो एक चीज़ है। लॉन्ग राइड में वो बहुत सहूलियत रहती है। हाँ, लॉन्ग राइड पे लगा लो भाई। मैं इसको कॉन्टिन्यूस अगर मैं बात करूँ तो मैंने कवल भाई इधर आ जाओ, लाइट नहीं आ रही। ओके मैं नैनीताल भी गया था, मैं इस बाइक से मैं बताना भूल गया। तो जब मैं नैनीताल से आ रहा था, रामपुर एक जगह पड़ती है आते हुए, तो रामपुर से दिल्ली अपना पड़ता है लगभग 220 किलोमीटर के करीब पड़ता है। मैंने 2.25 घंटों में मैंने 200 किलोमीटर दबा दी थी, 2 घंटा 15 मिनट 18 मिनट में। और कॉन्टिन्यूसली से कितनी स्पीड पे चलाई है, कॉन्टिन्यूस 100-120 कॉन्टिन्यूस, रोकी नहीं है। मुश्किल से 5 या 7 मिनट का हॉल्ट लिया, पानी पिया, चल दिया। तो मैंने कंटिन्यूस को 120 चलाने के बाद भी एवरेज भी अच्छी दी इसने, और क्या नाम है, मैं पहुंच भी बहुत जल्दी गया, 2 घंटे में 200 किलोमीटर। तो मेरे को भी लगा, मैंने कहा बड़ी जल्दी कवर हो गया, पता ही नहीं चला। हालांकि हमारे पास सारी बाइकें 400 सीसी थी उस टाइम पे जब हम आ रहे थे ना, सारी 400 सीसी थी, एक RC थी, एक ये थी और एक होंडा थी। अच्छा, चलो। तो भाई ये था एक भाई का ओनरशिप रिव्यू, इन्होंने सब कुछ अपनी बाइक के बारे में बता दिया। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि भाई अब 2024 में नई KTM ड्यूक आ रही है 390, भाई ने अपनी भाई हाँ ये भी बता दो कि नई जो ड्यूक 390 आई है, क्या लोगों को वो परचेज कर लेनी चाहिए या फिर इसकी तरफ जाना चाहिए? अगर थोड़े पैसे बचाने हैं हाँ, तो अभी में जब वो आने वाली होगी ना, जिनके पास KTM पे बचा हुआ लॉट होगा, तो उसमें से वाले पीस उठा लेना। अच्छा। अगर आपको थोड़ा पैसे बचाने हैं, थोड़ा रॉ पावर चाहिए, रॉ पावर नहीं बोलेंगे, बोलूंगा मैं रॉ बाइक चाहिए। रॉ पावर बोलना जब ठीक होता है जब न्यू वाली बाइक की पावर कम हो रही होती है, बट यहाँ तो KTM उल्टा कर रहा है, न्यू वाली में उल्टा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा पैसे बचाने हैं और थोड़ा आपको ये चाहिए कि मुझे इतना इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब नहीं है, फीचर्स से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक अच्छा इंजन एक बाइक चाहिए, तो ये वाली ले लेना। वरना तो भाई फिर तो न्यू वो तो नई वाली तो है ही। नई वाली तो गलत ही चीज़ है, नई वाली ज़्यादा अच्छी है इससे। अब वो देखो, अभी सिर्फ जो समझ में आ रहा है, जितना भी लग रहा है कि हाँ ज़्यादा अच्छी है, चलने चलाने में तो बाइक आने के बाद ही बताऊंगा। बट जिस हिसाब से KTM का अपग्रेडेशन का मैं इतिहास देखता हुआ आया हूँ ना, ओल्ड RC से न्यू RC में उन्होंने किस लेवल का अपग्रेड करा, तो उस लेवल पे मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि हाँ ड्यूक 390 जो ओल्ड वाली उससे न्यू वाली में लोग किस लेवल का अपग्रेड करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत एक ज़बरदस्त अपग्रेड आएगा। ठीक, हर एस्पेक्ट से, चलाने वालाने में हर एस्पेक्ट से। ठीक है, तो भाई उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया अपने चैनल पे, ओल्ड RC ओल्ड ड्यूक वर्सेस न्यू ड्यूक, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस है, और उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको कौन सी बाइक ले लेनी चाहिए। बाकी भाई मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर।